हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर डबल स्क्रीन क्यों आई है। एक ये स्क्रीन आई है आपकी और एक ये आई है। ठीक है, यहाँ पर एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये आपका घटनासार का क्वेश्चन है किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो 2 मिनट आप देख लीजिए, फिर आपको आगे चलते हैं। हम शुरू करते हैं। पूरा लगभग यहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन हैं। सब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं उनका याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम ये दिखाते हैं किस प्रकार से हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका सेक्शन है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हमने सभी सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं, जाके वहाँ पर देख लीजिए। इकोनॉमिक्स का बचा है और आपका स्पोर्ट्स का बचा है बस। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके देख लीजिए, एमसीक्यू के फॉर्म में भी और थ्योरी के फॉर्म में भी इसी टाइप। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये टॉपिक है। देखिए, ये जो ब्लू कलर से दिया गया है, ये खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जो यहाँ पर जो आपका ब्लैक ब्लैक कलर का दिया है, या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसी का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी किस तारीख को दी गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा गया है 19 जून 2024 को दी गई। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन में क्रिएट कर दिया है। 19 जून 2024 को दी गई, तो ये आप सी ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, कितना बढ़ा दिया गया, 5 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ा दिया गया, 5.35%। अब देखिए यहाँ पर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5.35 सभी ऑप्शन में दिए हैं, ताकि आप ये इस पीडीएफ को भी आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाओ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे पूछ रहा है, देखिए कितना 2300 है, तो 2300 यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा एक हिसाब से कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आ रहा है। अब आप पूछेंगे सर, ये जो आपका ये दिया गया है बॉक्स में, इसको तो हम बॉक्स वाला यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन में, या हम खुद बता देते हैं आपको कि आपका कौन सा रैंक 1, या किसी की रैंकिंग होती है तो उसमें रैंक 1 सेकेंड थर्ड या ऐसे भी रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं सभी कुछ आपको। ये देखिए, अब यहाँ पर जैसे 2023-24 के दौरान आए 44.43 अरब डॉलर के एफडीआई में सर्वाधिक योगदान सिंगापुर का था। तो इससे रिलेटेड क्या है, कई क्वेश्चन हम फॉर्म कर दिए हैं इसी में जो है। ठीक है, ताकि आपको इस सब को देख के आपको लगे कि हाँ, कि यही क्वेश्चन है, और नीचे आपको आंसर भी दिख जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम एक स्क्रीन में करते हैं। चलिए, आपका एक स्क्रीन में आ गया है। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, इंटरनेशनल का, राष्ट्रीय का, ठीक है, या जो घटनासार में आगे का क्वेश्चन होता है, वो सब जाके देख लीजिए। काफ़ी सबके द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है इस टाइप की। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप सबका रिवीजन भी हो जाता है, एक हिसाब से आपको याद नहीं मतलब करना पड़ता ज़्यादा। ठीक है, हाँ, जो अभी घटनासार नया आने वाला है, आई दृष्टि नया आने वाला है, उसको भी मैं इसी तरह आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरी तरह से दोनों तीनों मैगजीन जितनी है सब कुछ रटवा ही दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब बहुत हो गया, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, जो पुराने बच्चे होंगे उनको सब पता होगा, जो नए बच्चे जुड़ते रहते हैं तो उनको नहीं पता रहता, तो इसीलिए मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो इतना बड़ा चैनल नहीं है कि एक बार चला जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा तो दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए करिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 2024-25 की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी किस तारीख को दी गई। तो किस तारीख को दी गई, तभी हम इसको बताएं कि 19 जून 2024 को दी गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जो अभी 24-25 में एमएसपी सभी फसलों का बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितना बताया गया। धान का याद रख लीजिए। ठीक है, धान का ही सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो धान का कितना है, 2300 रुपया, और धान ए एक होता है। ठीक है, याद रखेंगे, एक धान ए होता है, तो धान ए का अगर पूछा जाए 2320 रुपये है। ठीक है, धान का 2300 रुपया और धान ए का 2320 रुपया,
ज्वार का 3371। ठीक है, एक बार आपके पीसीएस में या किसी पेपर में उड़द का पूछ लिया था। ठीक है, कि उड़द का 2000 मतलब उस समय जब पेपर आया होगा तो उस समय का उड़द का एमएसपी कितना था, तो ये पूछा था। अभी कितना है, 7400 रुपये, याद रखेंगे। मतलब अगर 1 कुंटल आप उड़द खरीदने जाएंगे, 7400 रुपये पे करिए, उड़द मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूंगफली का 6783 रुपये कुंटल, 1 कुंटल में 6783 रुपये पे करिए, मिल जाएगा। बाजरा 2625, मक्का 2225। अरहर, देखिए अरहर का दाल आप बनाते होंगे ना, अरहर का 7550 रुपये, देखिए बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, अब देखिए सूरजमुखी 7280। ठीक है, सोयाबीन 7892। तिल सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है, तिल का ही है, 9267। ठीक है, 9267 रुपये प्रति कुंटल। मूंग का 8682 रुपये प्रति कुंटल है। कपास का 7121 रुपया। राम तिल का 8717 रुपये और रागी का 4290 रुपये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें धान का है 2300 रुपये। अगर धान ए पूछे तो 2320 रुपये लगा दीजिएगा, और उड़द अरहर का भी याद कर लीजिए। ठीक है, 7550 उड़द का कम है, अरहर का ज़्यादा है, उड़द का कम है। अरहर ज़्यादा आप बनाते होंगे ना, उड़द कम बनाते हो तो कम ही है। अब देखिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, तो कितने परसेंट की वृद्धि गई है, 5.35% की वृद्धि की गई है। ठीक है, पहले कितना था, जी कितना वृद्धि की गई है, तो पहले धान की जो न्यूनतम सफर एमएसपी था वो 2183 रुपये था। याद रखेंगे कितना था, 2183 रुपये था, जो अभी बढ़ के 2300 रुपये हो गया है। ठीक है, तो 5.35% की वृद्धि हुई है। अब देखें यहाँ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2024-25 के लिए धान का नया समर्थन मूल्य कितना तय किया गया, तो अभी हम बता रहे हैं 2300 रुपये प्रति कुंटल तय किया गया। अगर थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझाना भी है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो हर चीज़ें एक हिसाब से समझाना रहता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। नए एमएसपी निर्णय के अनुसार सरकार का कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो जब एमएसपी सरकार मतलब देती है तो सरकार पर थोड़ा सा बोझ पड़ता है। ठीक है, तो वो कितना बोझ पड़ेगा, तो कितना बोझ पड़ेगा, 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कितने, 2 लाख करोड़ रुपए का। एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि किस श्रेणी की फसलों में देखने को मिली, तो बताइए जो एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि है वो किस प्रकार की फसलों में देखने को मिली, तो किस प्रकार की फसलों में देखने को मिली, तिलहन और दलहन की फसलों में देखने को मिली। किस प्रकार की, तिलहन और दलहन की फसलों में देखने को मिली। ऐसे भी जानते हैं सरसों कितने बहुत ज़्यादा महंगा है, और दाल भी बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट देखते हैं नाइजर सीड, जिसको राम तिल बोला जाता है। कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि की गई, कितना वृद्धि की गई, 983 रुपये प्रति कुंटल वृद्धि की गई। ठीक है, याद रखेंगे 983 रुपये। अब पूछेंगे पहले ये राम तिल कितना था, तो पहले कितना था, 7734 था। ठीक है, ये देखिए राम तिल यहाँ पर होगा। ठीक है, राम तिल अब कितना हो गया, 8717 रुपये हो गया। ठीक है, 8717 और पहले 7734 था। तो याद रखेंगे वृद्धि कितनी की गई, 983 रुपये की वृद्धि की गई। अब देखिए जो ये आया है आपका एफडीआई, सर्वाधिक योगदान किसका है एफडीआई में, सिंगापुर का सर्वाधिक योगदान है। अब देखते हैं 2023-24 के दौरान भारत में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आई, तो कितना एफडीआई भारत में, तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 44.43 अरब डॉलर आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है, 44.43 अरब डॉलर आई। सबसे ज़्यादा कहाँ से आई, देखिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा एफडीआई का देश है, सिंगापुर। याद रखेंगे सिंगापुर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 2023-24 के दौरान सिंगापुर से भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला, क्या क्या बताए, 44.43 आया किसके साथ, सबसे पूरा टोटल,
और टोटल में सबसे ज़्यादा कौन सा देश है? सिंगापुर है। अब सिंगापुर का पूछ रहा है कितना सिंगापुर से आया, तो सिंगापुर से कितना आया? 11.77 अरब डॉलर आया। कितना? 11.77 अरब डॉलर सिंगापुर से आया। एफडीआई में ये 3 चीज़ें याद रखिए। इतना हम आसानी से भी हम आपको ये इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन करा देंगे, नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है 2023-24 के दौरान मॉरिशस से भारत को कितना एफडीआई मिला। तो मॉरिशस से भारत को कितना एफडीआई मिला? तो मॉरिशस से भारत को 7.97, 11 उसको मिला था लगभग, मतलब ऐसे ही याद कर लीजिए, 11 लगभग उसको मिला था और इसको 7.97 अरब डॉलर इसको मिला है। मतलब क्या है? मॉरिशस किस नंबर पे है? मॉरिशस दूसरे नंबर पे है। याद रखेंगे मॉरिशस कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे रहा है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। यहाँ हमने लिख भी दिया है। 2023-24 के दौरान अमेरिका ने भारत में कितना एफडीआई निवेश किया। अब देखिए अमेरिका भी आया है पिक्चर में, तो अमेरिका भारत में कितना, ये देखिए 4.99 अरब डॉलर अमेरिका ने तीसरे नंबर पर एफडीआई निवेश किया है। ठीक है, तो वहाँ पर सिंगापुर का लगभग 11 याद कर लीजिए, वहाँ 7 याद करिए, लगभग 8 ही पहुँच गया, 9-7 मतलब 8 ही लगभग। ठीक है, और ये 4-9 मतलब 5 पहुंच गया। ठीक है, तो 4.99 याद करिए, ये ज़्यादा 5 मत याद करिए क्योंकि पेपर में आपको 4.99 देगा। ठीक है, 5 देगा तो आप खोजते रह जाएंगे। ठीक है, तो 4.99 अमेरिका एफडीआई आया, 7.97 किसका आया? इसका मॉरिशस का, और 11 दशमलव कुछ था, कितना था आपको पता हो? 11.77। ठीक है, 11.77 सिंगापुर का था। इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखिए नीदरलैंड को भारत से कितना एफडीआई मिला, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद कर लीजिए। नीदरलैंड से 4.93, थोड़ा सा ही कम अमेरिका से है, नहीं तो अमेरिका के बराबर ही है। ठीक है, अब देखिए जापान से भारत को कितना परचेस मतलब ये मिला, तो 3.17। ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको जल्दी कर दूंगा क्योंकि 1, 2, 3 ही नंबर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, 3 ही नंबर से आपके क्वेश्चन आएंगे। 2023 यूएई से कितना एफडीआई प्राप्त हुआ, तो यूएई से 2.9 अरब डॉलर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, इस आंसर में आप इसको पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसीलिए अब नीचे आंसर लिख दिया हूँ ताकि यहाँ पर आप सॉल्व करें, अगर आपको पता चले कि मतलब खुद कुछ गेस करें, कुछ दिमाग लगाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किसका मतलब रैंक पूछा है। ठीक है, CPII। ठीक, CPI। ठीक है, अब देखिए कंटेनर पोर्ट सूचकांक 2023 CPPI किसके द्वारा जारी किया गया। तो पहले ये बताइए किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसको किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक एंड S&P। ठीक है, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में विशाखापत्तनम बंदरगाह की रैंक क्या रैंक है। तो बताइए इसमें कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन में विशाखापट्टनम का रैंक क्या है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह का रैंक कितना है? 19वीं। जो आपका जैसे ये प्यारा भारत है, जैसे मुंबई में आया कंटेनर, यहाँ पर चेन्नई में आया, विशाखापट्टनम में आया या कोच्चि में आया, तो इसी का देखा जाता है कौन ज़्यादा कंटेनर अच्छा सूचकांक, मतलब इसमें भी एक इंडेक्स बनता है कि कौन अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम का 19वां रैंक था। ठीक है, अभी देखिए भारत के कितने बंदरगाह कंटेनर प्रदर्शन सूचकांक 2023 के शीर्ष 100 में बंदरगाहों में शामिल हैं, जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। तो भारत के कितने बंदरगाह? सिर्फ 9 बंदरगाह हैं हमारे जो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में जगह बनाने में आसानी हो गई, मतलब जगह बना पाए हैं। ठीक है, कितने? 9 बंदरगाह हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बना है, 2023 के रैंकिंग में मुद्रा बंदरगाह की क्या रैंक है। अब देखिए मुद्रा बंदरगाह आपको ये पता होना चाहिए, तभी हमने लिख दिया है, ताकि मुद्रा भारत का पहला निजी बंदरगाह है। कौन सा? मुंद्रा बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर और वाणिज्यिक बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास स्थित है। तो कभी पूछ सकता है कि मुंद्रा बंदरगाह कहाँ है। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या रही है मुंद्रा बंदरगाह की। तो मुंद्रा बंदरगाह का रैंक क्या रहा है? तो मुंद्रा बंदरगाह की 27वीं रैंक रही है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा के पास है।
अब देखिए यहाँ पर कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस बंदरगाह को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किस बंदरगाह को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? चीन का यांगसांग बंदरगाह, इसको पहला स्थान मिला है। ओमान का सलालाह बंदरगाह, इसको क्या हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला इसको, दूसरा इसको। कार्टेजेना बंदरगाह को थर्ड या प्राप्त हुआ है। ट्रेंजियर मेडिटेरियन बंदरगाह को फोर्थ रैंक। ठीक है, इसको मैं क्यों बताता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि अभी पिछला आप पेपर देखेंगे पीसीएस के, तो उसमें देखेंगे उठा के पूरा मतलब पूछ लिया जाता है कि पहले कौन टॉप 5 में नहीं, या पाँचवें 5 कौन है वो बंदरगाह। ठीक है, तो पाँचों दे दिया जाता है ऐसे, तो 5 को आपको बताना पड़ेगा कौन है, तो याद रखेंगे तो आपको याद आसानी होगी याद करने में। ठीक है, अब देखते हैं, ये है आपका आंसर। अब देखिए यहाँ पर यस एंड पी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग प्रदेश को स्थिर और सकारात्मक कहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यस एंड पी ने भारत का सॉवरेन रेटिंग के प्रदेश में स्थिर को सकारात्मक की स्थिति को किया। ठीक है, तो जो यस एंड ये पी है, इसने भारत की जो भारत की सॉवरेन रेटिंग स्थिर से बढ़ाकर कितना कर दिया, मतलब सकारात्मक कर दिया। तो ये कब किया? ठीक है, तो ये बताइए, ये मतलब किया कब? तो 29 मई 2024 को। ठीक है, सॉवरेन रेटिंग, ठीक है, सॉवरेन बॉन्ड नहीं होता वही से। अब देखिए भारत की सॉवरेन रेटिंग, तो सॉवरेन रेटिंग में सुधार का मुख्य कारण क्या है जिससे एसड में उद्धृत किया? तो बताइए, भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार का क्या मतलब है कि क्यों सुधार हुआ? क्यों? क्योंकि मजबूत आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक खर्च को बेहतर गुणवत्ता और सुधारों में निरंतरता के कारण भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार हुआ। यह देखें, यस एंड पी ने 2014 में भारत की सॉवरेन रेटिंग प्रदेश में किस प्रकार के परिवर्तन किया था? तो भारत ने किस प्रकार से परिवर्तन किया था? तो भारत ने किस प्रकार का परिवर्तन किया था? नकारात्मक से स्थिर की ओर परिवर्तन किया था। क्या? नकारात्मक से स्थिर की ओर परिवर्तन किया था। अब देखिए, भारत की वर्तमान सॉवरेन रेटिंग क्या है जिसमें एस एंड पी ने सकारात्मक प्रदेश के साथ पुष्टि की है? ठीक है, तो बताइए क्या है? BBB मतलब दीर्घकालिक और A3 अल्पकालिक, यही है आपका। ठीक है, तो ये रेटिंग थी। अब यहाँ देखिए, यस एंड बी की निर्णय का प्रमुख वित्तीय घटना के तुरंत बाद आया। किस घटना के तुरंत बाद आया? तो ये आपका जो आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को 2.10 लाख करोड़ रुपए का लाभांश देने की बात की गई थी, इसी के कारण ये सुर्खियों में आया। ठीक है, तो ये सॉवरेन, ठीक है, तो याद रखिएगा आरबीआई द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन इस पर बेस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एसएंडपी द्वारा सकारात्मक परिदृश्य के तहत कौन सा प्रमुख क्षेत्र भारत के दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं को बनाए रखने में सहायक माना गया है? तो ये कौन सहायक माना गया है? ये बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उच्च निवेश, यही बनाए रखने में सहायक माना गया है। ठीक है, आंसर है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन आपका टॉपिक है, महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ लागत से ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने को मंजूरी दी गई है। अब देखिए कहाँ पर दी गई, ये सब के बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के बधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी। तो ये इसमें ये सब मत याद करिए, यही याद करिए कि कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के बधावन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने को मंजूरी दी गई है। ठीक है, अब ये दी गई कब? 19 जून 2024 को, याद रखेंगे 19 जून 2024 को ये मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, कराय बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड BPPL किसके संयुक्त उपक्रम में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण करेगी? किसके संयुक्त पोर्ट में? तो ये किसके संयुक्त उपक्रम में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा? ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के मतलब संयुक्त उपक्रम में, कॉम्बिनेशन में क्या किया जाए? ग्रीनफील्ड बंदरगाह का निर्माण करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, बधावन पोर्ट बनाने में ग्रीनफील्ड बंदरगाह में और जो जवाहरलाल नेहरू वाला है वो उसकी हिस्सेदारी कितनी है? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू की हिस्सेदारी पोर्ट की बंदरगाह की 74% है, और जो ये महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की हिस्सेदारी है ये 26% है।
ये दोनों याद रखिएगा, किसका 74% है, किसका 26% है। दोनों मिलके बना रहे हैं तो दोनों की हिस्सेदारी भी आपको पता होना चाहिए, एक का 74, एक का 26%। बधावन में बनाने वाले ग्रीनफील्ड बंदरगाह दुनिया के किस रैंक के बंदरगाहों में शामिल होगा? तो किस रैंक की टॉप 10 में शामिल होगा? ठीक है, शीर्ष टॉप 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। ठीक है, तो अभी 2 ही 3 क्वेश्चन आपके टॉपिक पोर्ट से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी पोर्ट से, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट जिजम पोर्ट। ठीक है, इस बार पोर्ट से कई क्वेश्चन बने हैं तो हो सकता है कोई पूछ ले आपके पेपर में। ये देखिए, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिससे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी? पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बताइए कौन सा है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? ठीक है, अब आप पूछेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? तो जानते हैं ये क्या किस प्रकार का पोर्ट है? जैसे जो आपका सामान आ रहा है, वो जो सामान आ रहा है वो फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, वो जैसे आपका यहाँ पर एक सामान आया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये सामान तो पहुंच गया, लेकिन उसको जब पहुंचाना यहाँ नहीं है, पहुंचाना विशाखापट्टनम में है। तो यहाँ पर वो सामान आया लेकिन इसको विशाखापट्टनम में, तो मतलब इसको सामान को क्या किया जाता है, एक दूसरे से स्थानांतरित कर, मतलब एक जहाज़ से, मान लीजिए एक जहाज़ ये आई यहाँ पर, इस जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर स्थानांतरित किया जाता है। तो पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ पर सबसे मतलब पहला ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है? तो पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? ये बिझिमम पोर्ट है। यहाँ क्या होता है, जहाज से माल को उसके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो माल होता है, जो भी सामान आता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दूसरे, एक जहाज आई यहाँ पर दूसरे जहाज में रख दी, वो वाला पोर्ट है। ठीक है ये, ठीक है, फिर वो उस जहाज से दूसरे पोर्ट पे चला जाता है, तो ये बिंजिमम पोर्ट है। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, क्या है ट्रांसशिपमेंट, मतलब एक ट्रांस मतलब क्या, दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसी से बना भी है। अब देखिए बिझमम पोर्ट को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किस वर्ष में मंजूरी मिली? किस वर्ष में मंजूरी मिली थी? तो अप्रैल 2024 में मंजूरी मिल गई थी। क्या है, अप्रैल 2024 में मंजूरी मिल गई थी। वर्तमान में भारत के ट्रांसशिपमेंट कार्गो का अधिकांश हिस्सा किन विदेशी बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किन विदेशी बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित की, मतलब जो अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, लेकिन क्या हुआ, अभी जब जब कोई चीज़ आपके यहाँ नहीं होता तो उसका अल्टरनेटिव आप दूसरे जहाँ ढूंढते हैं। तो वो अभी कहाँ किया जाता था, ये सिंगापुर में से किया जाता था। सिंगापुर वाला जो पोर्ट है, मान लीजिए ये सिंगापुर है, तो यहीं पर किया जाता था, फिर ऐसे होते हुए मतलब का स्टेट होते हुए ये हमारे यहाँ आता था। ठीक है, कलेंग कोलंबो, ठीक है, कोलंबो में भी आता था, वहाँ भी ऐसा होता था। तो कोलंबो, सिंगापुर, कलेंग। ठीक है, अब देखिए झम ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया था? बताइए किस कंपनी द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा। अदानी जानते ही हैं, पोर्ट में बहुत इनका अग्रणी प्रोजेक्ट चलता है। तो कब शुरू किया गया था? 2015 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं, अब देखिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC को अधिकृत आर्थिक संचालन AUO का दर्जा कब दिया गया? तो बताइए ये कब दिया गया? ठीक है, तो ये कब दिया गया? तो ये आपको दिया गया 2024 में, अप्रैल 2024 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, AUO कार्यक्रम को भारत में कब शुरू किया गया था? AUO कार्यक्रम को भारत में कब शुरू किया गया था? तो ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भारत में? 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए EU की स्थिति प्राप्त करने के निर्यात संचालन में क्या लाभ होता है? तो EU की स्थिति प्राप्त करने से निर्यात संचालन में क्या लाभ होता है? जो कार्गो रिलीज के समय में कमी और बाइंग गारंटी में 50% की कटौती हो जाती है। ठीक है, अभी देख रहे हैं सब पूरा वही पोर्ट कार्गो, इससे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है।
रत्न और आभूषण क्षेत्र में एयू स्थिति प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो रत्न और आभूषण के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास और प्रतिस्पर्धा के नए रास्ते खोलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। अब देखते हैं इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। उस क्वेश्चन पहला क्या बना है, भारत रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्रिटेन से कितने टन वापस सोना मंगाया है? तो यहाँ 100 लिख दिया तो पहला क्वेश्चन तो आपको हो ही गया। दूसरा देखते हैं, 100 टन याद रखेंगे। 1951 के बाद भारत पहली बार, मतलब 1951 के बाद पहली बार आरबीआई, ठीक है, ने इतना अधिक सोना कब वापस मंगाया? ठीक है, इसके पहले कब मंगाया था? 1991 में मंगाया था। अभी कब मंगाया? मई 2024 में मंगाया, ठीक है, ठीक है, मई 2024 में मंगाया। अब देखिए, मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल कितना सोना था? देखिए, सोना अगर जिस कंट्री के पास जितना अधिक रहता है उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है, कि जिस कंट्री के पास सोना है उसका मतलब सिक्योरिटी, हर देश सोचता है कि इनके पास सोना ज़्यादा है तो हम अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, डूबने का, चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई देश हो, डूबने का चांस कम रहेगा, ठीक है। तो मार्च 2024 तक भारत का सोना कितना, मतलब भारत आरबीआई के पास कितना सोना है? तो याद रखेंगे 800 कितना था? 822। वैल्यू आपके पैसे की जितना सोना रहता है उसी के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। आरबीआई के सोने के भंडार में कितना सोने विदेशों में जमा था? तो आरबीआई के सोने के भंडार में कितना सोना विदेशों में जमा था? तो कितना सोना विदेशों में जमा था? 413.8 टन। कितना सोना? 413.8 टन विदेशों में जमा। ने देखें, भारत का गोल्ड रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत का गोल्ड रिजर्व दुनिया में किस स्थान पे है? तो हम किस स्थान पे हैं? 9वें स्थान पे हैं। अब पूछेंगे पहले स्थान पे कौन है, किसके पास है? अभी जो मैं डाटा बताऊंगा वो आप शॉक हो जाएंगे। वो डाटा अगर मैं बताऊंगा कि दुनिया में गोल्ड रिजर्व में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सोना कौन रखा है, ठीक है, तो आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका रखा है। लेकिन ये शौक वाली बात नहीं है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा, वो तो सबको पता है कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोना है। शौक वाली बात ये है कि हम अमेरिका से कितना पीछे हैं। पहले हमारा देखिए, हम 9वें नंबर पे हैं तो हमारे पास कितना टन सोना है? 822.1 टन। अभी हमने बताया इतना है, इतना सोना है, ठीक है, 822.1 टन सोना है। अब हम कह रहे हैं अमेरिका पहले नंबर पे है, तो अमेरिका के पास कितना सोना होगा? तो अमेरिका के पास जानते हैं कितना सोना है? 100 में गिनती मतलब हो ही नहीं रही है, ठीक है, ये किस में चला जा रहा है? 1000 में गिनती जाएगी। कितनी? 8133.46 टन सोना किसके पास है? अमेरिका के पास है। देखिए हमसे कितना गुना ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। तो 8133.46 टन किसके पास है? ये अमेरिका के पास है, यूएसए के पास। इसीलिए यूएसए को चाचा चौधरी बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए सब चाचा चौधरी इस यूएसए को बोलते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 822.1 टन सोना है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे हमारे यहाँ इनसे भी ज़्यादा सोना है। क्यों मैं बताऊँ? क्योंकि यहाँ पर जो घरों में सोना रखा गया है उसकी तो गिनती ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऐसा वहाँ सिस्टम नहीं है कि घर में सोना रख के और शादी पार्टी में पहना जाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, घरों में भी सोना। तो अगर देखा जाए पूरा अगर काउंट किया जाए तो इससे कम से कम 2000 गुना हमारे यहाँ सोना है, ठीक है। अब देखिए, आरबीआई ने सोना भारत में लाने के लिए किस प्रकार के विमान का उपयोग किया? अब देखिए, विमान का किस प्रकार से उपयोग किया? स्पेशल एयरक्राफ्ट का उपयोग किया, ठीक है, याद रखेंगे, स्पेशल एयरक्राफ्ट का उपयोग किया। अब देखिए, जिम्बाब्वे ने अप्रैल 2024 में किस नाम की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? तो ये जिम्बाब्वे ने जिग नाम की मुद्रा जारी की। किस नाम से? जिग नाम की। अब देखिए, जिग का अर्थ क्या होता है? तो जिग का अर्थ क्या होता है? जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। तो अभी आपको यही याद करना है, जिग मुद्रा किस देश ने जारी की? तो जिम्बाब्वे ने जारी की जिग, ठीक है। बस ये दो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जिग क्या है और जिग को किसने जारी किया। बस दो ही क्वेश्चन है।
वित्त वर्ष 2023-24 में चीन भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष व्यापारिक साझेदार, इससे पहले कौन था? यूएसए, चाचा चौधरी थे। ठीक है, लेकिन अब चाइना बन गया है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? ठीक है, कौन सा देश है? तो ये चाइना है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। अब देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो 118.3 अरब डॉलर था। कितना? 118.3 अरब डॉलर। ठीक है, अब देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का निर्यात चीन को कितने % बढ़ा? तो भारत का निर्यात चीन को कितने % बढ़ा? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कितने % बढ़ा? ये 8.17% बढ़ा, मतलब अब 16.6 अरब डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 भारत द्वारा चीन से आयात कितने % बढ़ा? तो ये कितने %? 3.24% बढ़ा। भारत द्वारा चीन से आयात 3.24% ये बढ़ा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 24 तक भारत की व्यापार गतिशीलता में क्या बदलाव आया? तो भारत की व्यापार गतिशीलता में क्या बदलाव आया? व्यापार अधिशेष और घाटे की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है, अब देखिए 2023-24 में भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे व्यापारिक साझेदार यूएई है। तो पहला कौन सा है? चाइना है, दूसरा यूएसए है, तीसरा है यूएई। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, व्यापारिक साझेदार देश। अब देखिए 2023 में भारत के साथ व्यापार यूएई का योगदान कितना मिलता है? तो भारत के साथ व्यापार में 83.6 बिलियन डॉलर मिलता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापारिक साझेदार रूस किस स्थान पर है? तो रूस चौथे स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे किस स्थान पर रूस है? तो चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो पहले पे कौन सा है? चाइना है, दूसरे पे कौन सा है आपका? ये चाइना यूएसए है। ठीक है, तीसरे पे स्थान पे कौन सा? यूएई है, चौथे स्थान पर रूस है। ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई ने 28 मई 2024 को कौन सी प्रमुख पहलों का अनावरण किया? तो आरबीआई ने 28 मई 2024 को कौन सी प्रमुख पहलों का अनावरण किया? तो इसने क्या किया? प्रवाह पोर्टल। ठीक है, ये देखिए प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, फिनटेक रिपोजिटरी का मतलब अनावरण किया। अब देखिए यहाँ पर प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य है विनियामक अनुमोदनों के लिए ऑनलाइन आवेदन को सरल बनाना। ये इसका क्या है? प्रवाह पोर्टल का उद्देश्य है। अब देखते हैं रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब सबके बारे में पूछ रहा है। तीनों लॉन्च किया गया ना आप इसके द्वारा प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक डिपॉजिटरी। ठीक है, तो ये बताइए तो क्या है इसके द्वारा? तो ये इसका है सरकारी प्रतिभूतियों से लेन देन, जीसेक लेन देन सुविधाजनक बनाना। ठीक है, फिनटेक रिपोजिटरी किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो फिनटेक रिपोजिटरी भारतीय फिनटेक फर्मों के डेटा समृद्ध भंडार के लिए यूज होता है। प्रवाह पोर्टल पर कितने आवेदनकर्ता वर्तमान में उपलब्ध हैं? तो 60 उपलब्ध हैं। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से खुदरा निवेश क्या कर सकती है? तो जीसेक क्या करती है? जीसेक में लेन देन करना। ठीक है, बस यही है। तो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि जो आरबीआई के द्वारा कौन सी पहल लॉन्च हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, और थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तीनों का काम क्या होता है बस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइंस बाजार बन गया है। जून 2024 में जारी ओएजी डाटा के अनुसार भारत का घरेलू एयरलाइन बाजार कौन से स्थान पर है? तो भारत का घरेलू एयरलाइन बाजार कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे भारत का घरेलू एआई बाजार किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अब देखते हैं भारत ने
घरेलू एयरलाइन बाजार में कौन से देशों को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो कौन से देश ऐसे हैं जिनको पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए किस स्थान पर पहुंचा है? तीसरे स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत का एयरलाइन बाजार अप्रैल 2024 तक कितनी सीटों की क्षमता के कारण तीसरे स्थान पर था? 15.6 मिलियन सीटों की क्षमता के कारण तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन सा है? अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरा चाइना, भारत तीसरा है, चौथे पे जापान, फिर ब्राज़ील। ठीक है, जापान फिर ब्राज़ील है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या कितनी बढ़ गई है? कितनी बढ़ गई है? 74 से 157 हो गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, यूनिकॉर्न का जो अभी डाटा आया है उसमें अभी पिछले कंपेयर में हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन देख लेते हैं कितना प्रदर्शन किए हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट कब देखी गई? कब से देखी गई? तो भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट कब से देखी गई? 2017 से। भारत ने अपने अपतटीय यूनिकॉर्न की सह स्थापना की। तो भारत ने अपतटीय यूनिकॉर्न की सह स्थापना कितने? 109 अपतटीय यूनिकॉर्न की सह स्थापना की। भारत में वर्ष 2023 में कितने यूनिकॉर्न थे? तो कितने यूनिकॉर्न? 67 यूनिकॉर्न। ठीक है, 22 में 68 थे, कम हो गए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर यूएसए है जिसमें 103 यूनिकॉर्न है, दूसरे में चाइना है जिसमें 370 यूनिकॉर्न है, तीसरे पे तो हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, 67 के साथ। ये चौथे पे ये यूके है, 53 यूनिकॉर्न। ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन। यूनिकॉर्न की राजधानी सैन फ्रांसिस्को बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता था कि हर 2 मिनट में कितने, अभी भी हर 2 मिनट में कितने यूनिकॉर्न बन के तैयार हुए हैं? हर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बन जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। यूनिकॉर्न की राजधानी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का सिटी है। ठीक है, कौन सा देश यूनिकॉर्न की संख्या में सबसे शीर्ष पर है? तो कौन सा देश यूनिकॉर्न की संख्या में सबसे शीर्ष पर है? तो ये अमेरिका है। अभी हमने बताया कि अमेरिका सबसे शीर्ष पर है। चीन इस सूची में यूनिकॉर्न में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर, लगभग 350। वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर में यूनिकॉर्न के अस्तित्व में आया। तो बताइए यूनिकॉर्न कितने अस्तित्व में आया? ठीक है, तो 1453, याद रखेंगे 1453 यूनिकॉर्न अस्तित्व में आए पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, 2023 में। भारत में सबसे अधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन से हैं? तो भारत में सबसे अधिक मूल्यवान यूनिकॉर्न स्विगी और ड्रीम 11 है। स्विगी और जो खाना मंगाते हैं आप, और ड्रीम 11। ठीक है, जिस पे लोग उस पर पैसा लगाते हैं, ड्रीम 11 पे। ठीक है, मतलब कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाएगा, कौन सी टीम जीतेगी, ऐसा चलता है वहाँ पे। ठीक है, भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन सा है? स्विगी और ड्रीम 11। ठीक है, ये सब बहुत ख़राब ऐप होते हैं, इस पर कभी भी इसका लत मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके दिमागों के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो ये सब यहाँ दिमाग मत दिए आप। ये ना, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, एक अधिकारी मतलब डीएम एसडीएम बनने वाले हैं, और ये सब ये जो आपके दिमाग के साथ खेलें। आपका दिमाग कहाँ लगना चाहिए? लक्ष्मीकांत में और स्पेक्ट्रम में। ठीक है, कौन सी एडिटेक कंपनी यूनिकॉर्न की सूची से बाहर हो गई? बताइए कौन सी एडिटेक कंपनी यूनिकॉर्न की सूची से बाहर हो गई? तो ये बायजूस। ठीक है, ये पढ़ाई वाला एक वो ऐप था। ठीक है, कोचिंग थी बायजूस, ये यूनिकॉर्न की सूची से बाहर हो गई। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वर्ष 2000 के बाद से कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं? अब देखिए कौन नष्ट करता है? ये आदमी नाम का एक जानवर है, वही ये सब नष्ट कर देता है। पेड़ नष्ट हो जाते हैं, फिर पेड़ जब नष्ट हो जाते हैं तो वहाँ जानवर जाएं कहाँ? ठीक है, तो जानवर किस साइड जाते हैं? चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उस टाइप जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी बसेरा चाहिए। तो अभी न्यूज़ में आ रहा होगा लकड़बग्गा, तो लकड़बग्गा क्या करेगा?
वो गांव की साइड जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो क्योंकि गांव, ये जंगल नहीं फैल रहे हैं, मान लीजिए जंगल है, इसका आप वो इन्वायरमेंट समझिए, ये जंगल है, ठीक है, ये जंगल है और ये गांव है, ठीक है। अब ये गांव, ये ऐसा थोड़ी है कि ये जंगल फैल रहा है, जंगल नहीं फैल रहा है, ये जो गांव है ये फैल रहा है। तो ये गांव आज यहाँ पर 100 लोग हैं, 2 साल 3 साल बाद यहाँ देखिए 500 लोग हो जाएंगे, फिर 10 साल बाद यहाँ 10,000 लोग हो जाएंगे। तो ये गांव धीरे धीरे फैल रहा है। जब फिर ये गांव फैलते फैलते यहाँ तक चला जाएगा, तब ये जो ये लकड़बग्घे हैं, लकड़बग्घे नहीं, कोई भी जानवर हो, तो वो क्या करेगा, वो बेचारा पीछे तब भी हटता रहता है, तब भी हटता रहता है, लेकिन क्या, एक समय के बाद ये ह्यूमन और जानवरों का कॉन्फ्लिक्ट होना तय है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो अभी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, वो भी गलत है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन हम ही सबकी गलती है कि हम सब जानवरों के जो आवाज़ है उनको छीन रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वर्ष 2000 के बाद कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं? तो कितने हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुके हैं? 2.3 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। देखिए डाटा भी कह रहा है, ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, डाटा ही खुद ही कह रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने आर्द्र प्राथमिक वनों को कितनी मात्रा में नष्ट होने की सूचना दी, ठीक है। तो आर्द्र वनों को कितने, तो ये याद रखिएगा, कितना, लगभग 4,14,000, ठीक है, हेक्टेयर भूमि को, ठीक है। यहाँ देखिए भारत के वनों में 2001 से 2022 के बीच कितने मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किया? तो भारत के वनों ने कितने मिलियन टन? 51 मिलियन टन। अब देखिए ये सब डाटा कहाँ लिख सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन चल रहा है तो यहाँ वहाँ पर एक अगर कोर्स कर देते हैं कि इतना, मतलब कोई आपके क्वेश्चन लिखने का मेंस में आ गया, तो ये सब डाटा अगर याद रहेगा, आप ये मत सोचा करिए कि हमेशा प्री ही निकालना है, क्योंकि प्री निकाल के क्या करेंगे जब तक मेंस नहीं निकलेगा, तो प्री मतलब कोई वैल्यू नहीं है प्री की, ठीक है। तो जो अब जब मेंस जब लिखेंगे तो यही सब लिखिए, वहाँ पर ये कोर्स करिए कि भारत अभी जो का ग्लोबल डाटा आया था फॉरेस्ट वॉच का, उसके अनुसार 2011 से 2022 तक लगभग 51 टन मिलियन टन कार्बन डाई उत्सर्जन हो चुका है। तो जिस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से इस सबको कोर्स करिए, ठीक है। आपका अच्छा मतलब ये जो राइटिंग नहीं, मतलब जो कंटेंट होगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है। 2001 से 2023 के बीच भारत के 5 राज्यों में कुल वृक्षावरण हानि परसेंट हुई? तो कितना परसेंट हुई? लगभग 60% हुई भारत के 5 राज्यों में। अब आप पूछेंगे कि ये 5 राज्य कौन है जहाँ पर ये मतलब 60% वृक्ष आवरण का हानि हुआ है? तो ये सब कौन से ऐसे मतलब राज्य हैं जो पेड़ को काटने पे तुले ही हुए हैं? ये हैं असम, ठीक है, असम है पहला, याद रखेंगे असम है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो असम के बाद याद रखिएगा मिजोरम है, सब नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मिजोरम है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब इनको क्या बताया जाए, ये पूरे लग चुके हैं कि अब पेड़ को हम नष्ट ही कर देंगे, अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद कौन सा है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। मोदी जी थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, ठीक है। पाँचवें पे कौन सा है? मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर, यहाँ कोई कानून लाइए नहीं तो ये सब पूरी नाश ही कर देंगे, ठीक है। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, 60% क्या है, यही सब पूरा नष्ट कर दिए हैं सिर्फ 5 राज्यों में। वो भी बहुत बड़े राज्य नहीं है, ये छोटे राज्य हैं, मतलब कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा इतने, ठीक है। तो 60% याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए भारत में 2001 से 2022 के बीच आग के कारण वृक्षों की हानि का परसेंट क्या है? तो आग के कारण जो वृक्ष खराब मतलब नष्ट हो रहे हैं 1.6%, ठीक है। अब देखिए 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्षावरण हानि किस भारतीय राज्य में हुई? तो सबसे ज़्यादा वृक्षावरण हानि किस भारतीय राज्य में हुई? तो ये उड़ीसा में हुई, ठीक है। तो यहाँ पर वृक्ष का मतलब हटने का एक और रीज़न है, यहाँ चक्रवात आते रहते हैं तो कई वृक्ष यहाँ पर गिर जाते हैं उसके द्वारा, ठीक है। और कुछ ह्यूमन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे ह्यूमन ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहता है नेचर के कंपेयर में। डिस्ट्रक्शन करने में नेचर कम इन्वॉल्व रहता है, ह्यूमन ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है
फिर नेचर आता है वो अपना काम कर देता है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने जून 2024 में कितने नए मानक पेश किए? तो 2 नए मानक पेश किए गए। अब देखिए ये 2 नए मानक जो हैं ये है नीचे देखिए, ISI 8590 2024 और ISI 8606 2024। ये मानक क्यों तैयार किए गए? तो ये मानक इसलिए तैयार किए मानक ब्यूरो द्वारा कि EV इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों के लिए ये मानक हैं। ठीक है, याद रखेगा क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं तो वहाँ भी देखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेकर चल दिए, ठीक है, वहाँ भी तो कुछ प्रॉब्लम होगी भविष्य में चल के, तो उसके लिए भी मानक बना दिया गया है। जैसे और सब मानक बने ऐसे यहाँ तो जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, ट्रक हो, ठीक है, बस ट्रक कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सब के लिए है ये 2 मानक तैयार किए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ठीक है, अब देखिए BIS के पास इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके सहायक उपकरणों के लिए कुल कितने भारतीय मानक हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके सहायक उपकरणों के लिए कितने भारतीय मानक पहले से मौजूद हैं? तो ये 30 हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने समर्पित हैं? 30 मानक है। ठीक है, तो कई मानकों पर खरा उतरना पड़ता है तब जाके सरकार उसको मंजूरी देती है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सरकार पर ही ब्लेम आप डालेंगे कि ये मतलब कि ये इलेक्ट्रिक वाहन ले लिए तो इसका भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसीलिए मानक से होकर गुजरना पड़ता है हर कंपनियों को। ठीक है, तो 30 मानक बनाए गए हैं। ठीक है, हम देखें यहाँ भारत की पहले सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी बीमा। अब ये क्वेश्चन क्या है? देखें ये क्वेश्चन जानते क्या है? पहले क्या होता था कि आप कार में जा रहे हैं तो भी बीमा बनवा रहे हैं, ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, कहीं ट्रेन में हैं तो ट्रेन में आप जब टिकट काटते हैं तो भी वहाँ भी बीमा ही चलता है, एक्सीडेंट हो गया तब भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलता है। ऐसे अब यहाँ पर जो सैटेलाइट चलाते हैं, मतलब जो इसको ऑपरेट करते हैं सैटेलाइट को, उनके लिए भी बीमा बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट जो निर्माता हैं, ऑपरेटर हैं, उनकी बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देखते हुए ये ऐसा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा AIG मतलब ये टाटा AIG भी क्या करेगा? इन सब के लिए क्या करेगा? बीमा तैयार बनाएगा। ठीक है, वैसे भी इन सबको मान लीजिए कोई इसरो में है, अब वो वहाँ पे जा रहा है सैटेलाइट पे या अंतरिक्ष में जा रहा है, ठीक है, तो वैसे भी इन सबको इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी सही है, कम से कम टाटा AIG ने ऐसा बीमा थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है भारत की। ठीक है, कोई किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लिबर्टी इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज प्रदान करती है। किसको? तो देखिए ये कक्षा में सैटेलाइट से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए तीसरे पक्ष को शारीरिक चोट और संपत्ति नुकसान, जैसे किसी कहीं पर वो ये इसका सैटेलाइट का दुर्घटना हुआ तो किसी को नुकसान हुआ तो ये प्रदान किया जाएगा टाटा AIG के द्वारा। ठीक है, अब देखिए भारत का लक्ष्य 2032 तक अंतरिक्ष प्रेक्षण बाजार में हिस्सेदारी को कितनी प्रकार बढ़ाकर $47.3 बिलियन करने का है। ठीक है, कितनी बार बढ़ाकर 47? तो 5 गुना। ठीक है, 5 गुना प्रेक्षण बाजार में बढ़ाकर। ठीक है, कितना गुना? 5 गुना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सैटेलाइट इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ किस क्षेत्र में टाटा AIG? तो एविएशन के क्षेत्र में। ठीक है, एविएशन के, ये देखिए पहले से ही लगा था, अभी तो अब पढ़ रहे हैं एविएशन के क्षेत्र में। अब देखिए हाँ, दूसरे मतलब दोनों ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना कि टाटा AIG ने अभी किस क्षेत्र में लॉन्च किया? तो एविएशन के क्षेत्र में। ठीक है, तो मतलब उल्टा घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन। भारत की FDI रैंक 2023 में वैश्विक स्तर पर कौन सी है? ठीक है, FDI। ठीक है, तो FDI रैंक भारत की कितनी है? ये किसके द्वारा डाटा जारी किया गया? तो अंकटाड के द्वारा। याद रखिएगा अंकटाड, UN अंकटाड, ठीक है, TAD, अंकटाड के द्वारा ये जारी किया गया 15वीं। याद रखिएगा 15वीं FDI पर अंकटाड की ये रिपोर्ट है, 15वीं हमारी। ठीक है, नहीं देखते हैं भारत ने 2023 में FDI के मामले में कितने अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए? तो याद रखें 2023 में FDI के मामले में कितने अमेरिकी डॉलर
प्राप्त किए। तो कितने 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए। 2022 की तुलना में भारत में एफडीआई कितने परसेंट की गिरावट आई। तो कितने परसेंट की गिरावट आई, बहुत ज़्यादा 43% की गिरावट आई। ठीक है, एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत से ऊपर कौन सा देश है। तो एफडीआई प्राप्त करने में यूएसए है। ठीक है, और ये चाइना है। ठीक है, सिंगापुर, हांगकांग है 4th नंबर पे, इंडिया है 8वें नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे भारत से ऊपर कौन सा है, तो चाइना दिख रहा है यहाँ, तो चाइना ही होगा। भारत 8वें नंबर पे है। अब देखिए, आरबीआई ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए के लाभांश देने की मंजूरी दी। अभी ये क्वेश्चन हम सब पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आरबीआई ने 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को कितना लाभांश देने की मंजूरी दी, तो 2.11 लाख करोड़, यही डाटा आ जाएगा 2.11 लाख। ठीक है, फिर आप खोजते रहेंगे, ध्यान से पढ़िए, 2.11 लाख लाभांश। 2023-24 में वित्तीय वर्ष के लिए हस्तांतरित लाभांश पिछले वर्ष से लाभांश से कितना परसेंट अधिक है। तो पिछले वर्ष से लाभांश से कितना परसेंट अधिक है, 141% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश देने का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया। तो बताइए किसकी अध्यक्षता में, तो ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत कांत के अध्यक्षता में लिया गया। ठीक है, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं, ठीक है, बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये कहाँ, मुंबई में आयोजित की गई। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर, मुंबई में आयोजित की गई। अब देखिए, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या करा। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष पर है। अब देखिए, ये किस प्रकार की इंडेक्स है। ये जैसे आपके पूरे वर्ल्ड से 1000 शहर को चुना जाता है, तो किस हिसाब से चुना जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि उस शहर की जो जीवन की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो अच्छा होना चाहिए, इन्वायरमेंट वहाँ का सही होना चाहिए। ठीक है, शासन भी सही होना चाहिए, अर्थव्यवस्था भी, इकोनॉमी भी वहाँ का सही होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब आपका इसी सब बेस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इस इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पर कौन है, तो इस इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पर न्यूयॉर्क है। आप सोचेंगे कि न्यूयॉर्क का पर्यावरण कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा ये इसमें टर्म एंड कंडीशन है, जो जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें 30% मार्क्स देते हैं। ठीक है, कि जिस शहर की इकोनॉमिक्स अच्छी होगी, मतलब वो उसका 30% लिया जाएगा इकोनॉमिक पे, और जैसे मानव पूंजी पर 25% लिया जाएगा। तो इस दोनों में ही तो न्यूयॉर्क आगे है, पर्यावरण में उतना आगे नहीं है, लेकिन ये दोनों में तो आगे है। अब जैसे जीवन की गुणवत्ता पर भी 25% लिया जाता है। ठीक है, और कौन सा, जैसे पर्यावरण पर सिर्फ 10% लिया जाता है। ठीक है, मतलब 10% मार्क्स मिलते हैं 100 में। ठीक है, तो इसीलिए ये आ जाता है टॉप पर। ठीक है, न्यूयॉर्क। अब दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे है लंदन। ठीक है, लंदन दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे सेंट जॉन्स है, ये भी यूएसए का ही एक शहर है। ये है, आप पूछेंगे हमारे यहाँ का कौन सा शहर है, तो चलते हैं हम देखते हैं। ये 3 देख लिए, चौथा देख लीजिए, टोक्यो है। टोक्यो याद रखेंगे, टोक्यो तो जानते ही हैं, जापान का शहर है। ठीक है, तो ये चौथे 4 नंबर, पहले पे न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉन्स, टोक्यो। ठीक है, अब अपने भारत पे आते हैं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली का स्थान क्या है। तो दिल्ली का स्थान क्या है, तो दिल्ली का स्थान कितना है, 350वां रैंक है हमारी। ठीक है, हमारी रैंक मतलब टॉप 100 में भी हम नहीं हैं। ठीक है, तो हम 350वें रैंक पे हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो भारत के अगर शहर देखा जाए तो दिल्ली 350वें पे है। बंगलोर किस नंबर रैंक पे है, बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु। ठीक, तो बंगलुरु किस नंबर पे है, ये 411 नंबर पे है। याद रखेंगे 411 नंबर पे ये है। फिर मुंबई देखेंगे, मुंबई किस नंबर पे है, तो मुंबई किस नंबर पे है, तो मुंबई आपका है ये 427 नंबर पे है। ठीक है, तो 3 याद रखिएगा, दिल्ली 350 पे, बंगलोर 411 पे, मुंबई 427 पे। ठीक है, अब नीचे नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार सबसे बड़े 1000 शहरों की वैश्विक जीडीपी
में कितना परसेंट हिस्सा है। अब देखिए ये जो शहर शामिल करते हैं यहीं पर आधे अमीर रहते हैं, आधे से ज़्यादा, हम आधे नहीं, आधे से ज़्यादा ये अमीर यहीं रहते हैं, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना 90% से ज़्यादा अमीर लोग इसी शहर में रहते हैं, इसी 1000 शहर में ही रहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ अंबानी यहाँ पर लखनऊ में रहते हैं तो वो लखनऊ में नहीं रहते हैं, ठीक है, वो मुंबई में ही रहेंगे, ठीक है, या दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक है, या आपका बंगलोर में ही, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कितना परसेंट जीडीपी होता है, ठीक है, पूरे संसार का। तो वैश्विक जीडीपी का 60% इसी शहरों में ही है, ठीक है, याद रखेंगे 60%। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार कितने संकेतों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। तो कितने शहरों का मतलब कितने संकेतों के आधार पर, तो 27 संकेत होते हैं। तो हमने 3-4 संकेत बताए भी थे, लेकिन 27 संकेत होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से इनको मूल्यांकन किया जाता है, 27 श्रेणियाँ होती हैं। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में किस क्षेत्र के शहरों की संख्या सबसे अधिक है। तो बताइए किस क्षेत्र के शहरों की संख्या सबसे अधिक है, कहाँ हो सकता है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका में तो हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। अब अफ्रीका तो छोड़ ही दीजिए, अफ्रीका तो भूल ही जाइए, ठीक है, अफ्रीका जहाँ है, या बचा क्या आपका पश्चिमी यूरोप। आप इसमें कंफ्यूज होते ए में या सी में, तो लेकिन यूरोप में, यूरोप ही इतने मतलब सबसे अगर देखा जाए अमीर लोग तो यूरोप में ही रहते हैं ना। ये नई दुनिया बोली जाती है, यूरोप एक नई दुनिया है, ठीक है, तो याद रखेंगे। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में शहरों का मूल्यांकन किन 5 श्रेणियों में किया जाता है। तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स शहरों का मूल्यांकन किन 5 श्रेणियों में किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो अभी हमने बताया था कौन कौन सी श्रेणी हैं। ये अर्थ शास्त्र, ठीक है, तो अर्थशास्त्र है आपका, मानव पूंजी भी देखा जाता है, जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण और शासन, ये सब देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग बेल आइकन दबा लिया करिए, क्योंकि हमको जो पीडीएफ है इसको बनाने में हम लगभग 2 से 3 दिन लग जाता है, क्योंकि मैं खुद ही इस पीडीएफ को बनाता हूँ, ठीक है, और खुद ही सब कुछ मतलब एडिट करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। इसीलिए हमको हमारे पास मतलब और भी हम जो वो लाता हूँ, वीडियो लाता हूँ, उसमें भी मेरा समझ आता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी नहीं आ पाता। तो बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको जब भी वीडियो आएगा इससे रिलेटेड, आपका जैसे कुछ लोग यही सब देखते हैं करंट, तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है, 2-3 दिन हमको लगातार लगना पड़ता है, 3-4 घंटे तक, तब ये जाके बनता है, ठीक है। यूएनडीपी की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व भर में कितने लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो विश्व भर में, अब देखिए यूएनडीपी का, यूएनडीपी, ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी 2024, ठीक है, कितने लोग भूख से जूझ रहे हैं। तो 83 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं, ठीक है, 83 मिलियन लोग, ठीक है। अब देखिए ये हम आपको इकोनॉमिक पोर्शन कितने आराम से, मतलब कितने सिंपल ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये सब मतलब थोड़ा सा पढ़ना टिपिकल होता है, इकोनॉमिक पोर्शन मतलब सभी के लिए नहीं, कुछ लोग का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना खाना बर्बाद किया गया। अब देखिए 2022 में कुल कितना खाना बर्बाद किया गया, तो 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया, ठीक है। देखें कितने लोग भूखे पड़े हैं और यहाँ पर इतने लोग बर्बाद, अभी बता रहा हूँ कौन बर्बाद कर रहा है, ये भी देखिए। तो आप अगर जहाँ वहाँ रहते होंगे तो आप पर ही वो आता होगा कि ये देखिए हमारे आसपास लोग कितने बर्बाद कर रहे हैं। वर्ष 2022 में बर्बाद किए खाने की मुद्रा मूल्य, अगर हम कह रहे हैं कि 1.05 बिलियन टन बर्बाद हो रहा है, इसको पैसे में काउंट करेंगे तो कितना पैसा हमने बर्बाद कर दिया खाने पे। तो कितना पैसा मतलब हमने खाने पे नहीं, ये खाने बर्बाद होने पर बर्बाद बेकार कर दिया, ठीक है। तो कितना, $1 ट्रिलियन। बहुत सी कंट्री का इकोनॉमी नहीं है $1 ट्रिलियन, गिने चुने कंट्री का ट्रिलियन में इकोनॉमी है, उतना खाना बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है, इतने रुपए का, ठीक है। अब देखिए फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार बर्बाद किए गए 1.05 बिलियन टन खाने का कितना % परिवारों के द्वारा। अब आप पूछेंगे
परिवारों के हित द्वारा खाना नष्ट किया जाता है? नहीं, बहुत से रीज़न हो सकते हैं न, जैसे आप स्विगी से मंगा लिए, ठीक है, या फैक्ट्रियों में, कहीं फैक्ट्रियों में जो आपका ये लंच उंच होता है कंपनियों में, उसमें नहीं खाया गया तो वहाँ भी बर्बाद होता है। लेकिन वहाँ सब उतना नहीं बर्बाद होता, परिवारों के द्वारा ज़्यादा बर्बाद होता है, ठीक है। 60% सिर्फ परिवारों के द्वारा। कैसे? अब देखिए, खाना बना है, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना है, अब बेटा मतलब आया बाहर से, बच्चे हम ही सब आते हैं, बाहर बाहर से आए हैं, लेकिन हम वो सब खाना नहीं खाएंगे, पिज्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, बर्गर ऑर्डर कर देंगे, स्विगी से आ जाएगा, उसको खा लेंगे, ठीक है। और जो ये खाना है वो भी खाना है, लेकिन खाना बर्बाद होने का ऐसे ही रीजन होता है, ठीक है। 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हो, मतलब 60% परिवारों के द्वारा ही बर्बाद किया जाता है। अब देखिए, किस सेक्टर द्वारा बर्बाद किया गया खाना 29 करोड़ टन था? अब देखिए, किस सेक्टर के द्वारा 29 करोड़ था? तो फूड सर्विस जो है, स्विगी जोमेटो ये सब नहीं लाते, 29 करोड़ टन खाना इन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दिया है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार कौन सा समूह अधिक खाना बर्बाद करता है? अब जो यहाँ बसते हैं, अब देखिए कौन से लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं, सोचिए कौन से लोग हो सकते हैं, एक बार अपने दिमाग में सोचिए। आप सोच लिए होंगे, हमको पता है कौन से लोग होंगे, ठीक है, शहरी लोग, ठीक है। ये इनके अंदर जोमेटो से वो पिज्ज़ा बर्गर खाने का बहुत सवाल रहता है, ठीक है। और खाना जो घर का बना रहता है, दाल चावल ये सब, उसको नहीं खाते, ठीक है। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात वस्तुगत निर्यात और सेवाओं के निर्यात से कितना था? तो बताइए, वस्तुगत निर्यात और उससे कितना था? तो याद रखिए, भारत का कुल निर्यात और आयात है, तो ये पूछ रहा है निर्यात कितना था, तो याद कितना था? 766.68 अरब डॉलर था। अब यहाँ पर देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कुल आयात का अनुमानित मूल्य क्या था? तो भारत में कुल आयात का अनुमानित मूल्य का क्या था? 854 अरब डॉलर था, ठीक, ये याद रखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का वस्तुगत निर्यात कितना था? भारत का वस्तुगत निर्यात कितना था? तो भारत का वस्तुगत निर्यात कितना था? 437.06 अरब डॉलर। एक एक लाइन का हमने क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे आपको पूरा हम मतलब वीडियो डाल दिए हैं। हाँ, कम से कम 1-1.5 तो क्वेश्चन हो ही गया होगा जब से मैं ये घटना सार पढ़ा रहा हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का वस्तुगत आयात कितना था? भारत का वस्तुगत आयात कितना था? 677.24 अरब डॉलर, ठीक है। 2023-24 में वस्तुगत निर्यात में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई? निर्यात में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई? 3.11% की गिरावट दर्ज की गई वस्तुगत निर्यात में। अब देखिए, आयात में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई? तो आयात में कितने परसेंट की? 5.41% की गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का वस्तुगत व्यापार घाटा कितना था? तो व्यापार घाटा 240.17 अरब डॉलर था व्यापार घाटा। भारत में गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न आभूषण निर्यात का मूल्य क्या था? तो गैर पेट्रोलियम और गैर निर्यात आभूषण का निर्यात मूल्य क्या था, ये बताइए? 320.21 अरब डॉलर था, ठीक है, ये याद रखेंगे। 2023-24 में भारत में सेवाओं के निर्यात मूल्य कितना था? तो भारत में सेवाओं का निर्यात मूल्य कितना था? तो याद रखिएगा, 339.62 अरब डॉलर था। 2023-24 में भारत के सेवाओं के आयात का मूल्य कितना था? तो भारत के सेवाओं का आयात का मूल्य कितना था? 177.56 अरब डॉलर था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, प्रत्यक्ष कर जीएसटी संग्रह पर आधारित, तो जीएसटी संग्रह पे क्वेश्चन बार बार बने हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों से सकल कर संग्रह कितना था? तो बताइए, कितना सकल कर संग्रह था? 23.37 लाख करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था? शुद्ध प्रत्यक्ष तक कितना था? 19.58 लाख करोड़, ठीक है। अब देखिए,
2023 में सकल कारपोरेट टैक्स संग्रह, जो कारपोरेट टैक्स होता है वो, ठीक है, तो वो कितना था, तो वो कितना था 11 कारपोरेट बताइए, तो 11.32 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी संग्रह कितना था, जीएसटी संग्रह, ठीक है, तो जीएसटी संग्रह 20.14 लाख करोड़, ये याद रखिएगी, यही इम्पोर्टेंट है। जीएसटी संग्रह कितना था जो 2023-24 में 20.14 लाख करोड़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर पूर्व वर्ष 2022-23 की तुलना में कितनी थी, तो वृद्धि कितना हुई, 11.7% की वृद्धि हुई। 23-24 में जीएसटी संग्रह में कितने महत्वपूर्ण आंकड़े को पार किया, तो 20 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार किया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। जीएसटी संग्रह से इतने क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है आपके। अब देखते हैं टाइम की 2024 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची पर आधारित 6 एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। तो जो टाइम्स की 100 प्रभावशाली कंपनियां हैं उसमें देखते हैं। टाइम की 2024 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, तो भारतीय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है ये बताना है। तो भारतीय कंपनियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 3 है, तो 100 प्रभावशाली कंपनियों में, ठीक है। तो भारत की 3 कंपनी है, कौन कौन सी, रिलायंस है, सीरम है और टाटा ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप नहीं ग्रुप, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री है जियो वाला, सीरम जो आप कोरोना वैक्सीन आपको दिया था सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, और टाटा ग्रुप है, ठीक है, टाटा जिसका नमक खाते हैं आप, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप को किस श्रेणी में शामिल किया गया है, देखिए 2 श्रेणी बनी, रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप को किस श्रेणी में, तो रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा ग्रुप को टाइटन्स श्रेणी में शामिल किया गया था, याद रखेंगे किस टाइटन्स श्रेणी में शामिल किया गया था। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टाइम्स की किस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो इसको पाइनियर्स के अंतर्गत। तो अभी हमने क्या क्या बताया, 3 ही क्वेश्चन बताए हैं कि 100 टाइम्स की जो 100 मतलब प्रभावशाली कंपनियों की सूची आई थी उसमें भारत की 3 कंपनियां थी, रिलायंस, सीरम, टाटा ग्रुप। और जो ये रिलायंस और टाटा है इनको किस में, टाइटन्स में शामिल किया गया और सीरम को पाइनियर्स में शामिल किया गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टाइम की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को किस विशेषता के लिए पहचाना जाता है, तो किस विशेषता के लिए पहचाना जाता है, तो सीरम किस विशेषता के लिए, सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, ठीक है, ये सब मुझे लगता है सबको ही पता होगा। टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्री को किस उपमा से नवाजा है, तो बताइए टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्री को किस उपमा से नवाजा है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री को भारत का विकास पथ के नाम से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं किस में दूंगा, वहाँ क्यूज पे दूंगा, ठीक है, जो आपका क्यूज होता है वहाँ पर आता है, मतलब जो ये सब क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन को आप वहाँ पर क्यूज के फॉर्म में टेलीग्राम पर कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये सब क्वेश्चन को क्यूज के फॉर्म में भी करवाता हूँ। तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, देखता हूँ कितने लोग इसको, सब आता सबको है, ऐसा नहीं किसी को नहीं आता, सबको आता है ये क्वेश्चन, A to Z सभी को आता है। लेकिन वहाँ सब कुछ लोग क्या होते हैं, जब वो मतलब आंसर देते हैं तो सिर्फ देखते हैं, तुरंत थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बाद उस टिक लगा देते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, ठीक है, कई कई बार, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ऐसे पेपर में भी जल्दीबाजी में गलत होता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिएगा, मैं जब दूंगा तो इसमें भी कई लोग दूसरा लगा देंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर लगा रहेगा कहीं, कितने कई परसेंट, केबल भी लगा रहेगा, स्टील भी लगा रहेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही मैं क्वेश्चन दूंगा, आप भी देखिएगा कितने लोग इसको अलग ही लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए किस श्रेणी में टाइम की सूची में प्रत्येक कैटेगरी में कितनी कंपनियां शामिल हो गई, तो कितनी, तो यहाँ पर 20, ठीक है, याद रखेंगे 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2024 के अनुसार विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है, 2781 अरबपति हैं, ठीक है, कितने, 2781 अरबपति हैं, ठीक है, कितने अरबपति हैं। अब देखिए आपके आसपास भी हो सकता है का 2 लोगों,
ठीक है। फोर्ब्स की 2024 के अरबपतियों की सूची के अनुसार किस देश में सबसे अधिक अरबपति हैं? तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अरबपति होंगे? अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा अरबपति होंगे। तो याद रखेंगे अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा अरबपति। ये फोर्ब्स की सूची है, इसीलिए टाइम की जो सूची होती है, फोर्ब्स की जो सूची होती है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अमेरिका में 813 अरबपति हैं। कितने अरबपति हैं अमेरिका में? 813 अरबपति कहाँ पर हैं? अमेरिका में। चाइना इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। कितने हैं? 473 अरबपति कितने कहाँ पर हैं? चाइना में। ठीक है, भारत इस मामले में तीसरे स्थान पे आता है। अब पूछेंगे भारत में कितने अरबपति हैं? तो भारत में 200 अरबपति हैं। ठीक है, 200 अरबपति हैं। वर्ष 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या 200 है। याद रखेंगे भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी है? 200। पहला वाला क्वेश्चन क्या था? किस देश में सबसे अधिक? ये अमेरिका था। ठीक है, हाँ चाहिए, सही है। अब देखिए यहाँ पर फोर्ब्स की 2024 की सूची के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और उसकी संपत्ति कितनी है? अब पूछेंगे पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो सकता है? आप दिमाग में लगाइए, कौन हो सकता है? एलन मैक्स नहीं है, एलन मैक्स दूसरे नंबर पे हो गए हैं। ठीक है, उनसे भी आगे कोई है। ठीक है, कौन है? बर्नार्ड एर्नॉल्ट, 233 अरब डॉलर। अब पूछेंगे ये किस देश के हैं बर्नार्ड एर्नॉल्ट? ठीक है, तो ये किस देश के हैं? ये फ्रांस के हैं। ठीक है, ये मतलब क्या इनका क्या मतलब प्रोडक्ट होता है? जैसे अभी अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूँगा तो आप कहेंगे ये इनका जियो वो है, इसी से ये अमीर बने हैं। ठीक है, और कई आप कुछ जानते होंगे। ठीक है, अब एलन मस्क का बोलूँगा तो आप सोचेंगे कि ये सेटेलाइट भेजते हैं। ठीक है, ट्विटर है। ठीक है, टेस्ला कार है इनकी, तो ये इनके बारे में भी जानते हैं। बर्नार्ड एर्नॉल्ट किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ठीक है, तो ये सोच सकते हैं कितना लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि कितना लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप भी अगर कभी बिजनेस करने के बारे में सोचिएगा तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ठीक है, इसमें सबसे अमीर आदमी भी बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड के। फैशन एंड कॉस्मेटिक, याद रखेंगे फैशन एंड कॉस्मेटिक्स फंड। ठीक है, फंड, ये फैशन एंड कॉस्मेटिक फंड जो होता है, ठीक है, इसके मतलब इससे रिलेटेड इनका बिजनेस है। ठीक है, सोचिए कॉस्मेटिक बेच के वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक है, बर्नार्ड एर्नॉल्ट। ठीक है, अब देखिए फोर्ब्स के 2024 की अरबपतियों की सूची में भारत के से अरबपति शीर्ष 10 में शामिल हैं। तो 10 में कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, अब देखिए इनकी 233 है, एलन मस्क की 150 नहीं है अरब डॉलर। एलन मस्क की गलत लिखा गया है। एलन मस्क की जो पूरा अरब डॉलर है 195 टोटल अरब डॉलर इनका, 195 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। बर्नार्ड एर्नॉल्ट की 233। अब पूछेंगे मुकेश अंबानी की कितनी है? तो मुकेश अंबानी की कितनी है? 116, 116। ठीक है, मतलब किसमें? एलन मस्क से तो हाँ कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है मुकेश अंबानी। ठीक है, 116। ठीक है, याद रखेंगे। अब फोर्ब्स की अरबपतियों सूची में जर्मनी और रूस की रैंक क्रमशः क्या है? तो बताइए जर्मनी और रूस की रैंक इसमें कौन सा है? तो जर्मनी और रूस का रैंक चौथा और पांचवा है। तो आप कौन कौन बोलें? पहले पे यूएस, ठीक है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे अपना प्यारा भारत, फिर चौथे पे क्या है? जर्मनी है। ठीक है, जर्मनी है, पाँचवें पे रसिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं देखते हैं। भारत ईरान चाबहार बंदरगाह पर अनुबंध हुई है, उस पर 8 MCQ हैं। देखते हैं कौन कौन से MCQ हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर वीडियो बड़ा रहेगा तो आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा। ठीक है, भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहुदसी टर्मिनल, याद रखिए ईरान चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहतसी टर्मिनल के संचालन के लिए कितने वर्षों का अनुबंध हुआ है? तो कितने वर्षों का अनुबंध हुआ है? तो यहाँ पर कितने वर्षों का अनुबंध हुआ है? 10 साल का अनुबंध हुआ है। याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा ही गया होगा, नहीं यहाँ नहीं लिखा, 10 वर्ष का अनुबंध हुआ है। चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहतसी टर्मिनल किस देश को 10 वर्षों के लिए सौंपा गया है? तो वही मतलब घुमा के वही मैं क्वेश्चन बना दिया हूँ। ठीक है, तो भारत को। ठीक है, तो शाहिद बेहतसी भारत को चाबहार।
और चाबहार बंदरगाह को किस अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे के साथ एकीकृत करने की योजना है? किस, तो बताइए किसके साथ? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के साथ। अब देखिए, भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए कितनी राशि की मदद की घोषणा की थी? तो भारत ने चाबहार बंदरगाह के लिए कितनी मदद राशि की? $100 करोड़। ठीक है। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए भारत ने 2015 में कितनी राशि मदद की सहमति दी थी? तो 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $50 करोड़। ठीक है, याद रखिए। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेओसी टर्मिनल के संचालन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये किस वर्ष हुए थे? 2016 में हुए थे। चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहोशी टर्मिनल की पूरी मैनेजमेंट कितने वर्षों तक भारत के पास रहेगी? तो कितने वर्षों तक भारत के पास रहेगी? 10 वर्षों के साथ। ठीक है। चाबहार बंदरगाह विकास के लिए भारत ने कितनी लंबी कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी का पुनर्निर्माण किया था? तो कितनी? 800 मीटर। ठीक है, कितने मीटर? 800 मीटर। अब देखिए यहाँ पर भारत EFTA, ठीक है, EFTA के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। देखिए, भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो ये हस्ताक्षर कब किए? तो याद रखेंगे, यह हस्ताक्षर किया गया है 10 मार्च 2024 को। ठीक है, तो इसमें ये मत याद करिए कौन, ये याद करिए भारत और किसके बीच? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, ठीक है, EFTA के साथ, ये याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, EFTA के सदस्य देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो EFTA के सदस्य देशों में कौन से देश शामिल हैं? ठीक है, इसमें कौन से देश शामिल हैं? तो याद रखिएगा, इसमें सदस्य देश हैं नॉर्वे है, ठीक है, याद रखेंगे नॉर्वे है, इसके बाद आइसलैंड है, लिंचेस्टीन है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड है। तो ये याद रखिएगा, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे। इस समझौते का क्या नाम दिया गया है? तो इस समझौते का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, तो इस समझौते का क्या नाम दिया गया है? TEPA, ठीक है, TEPA नाम दिया गया है। तो TEPA क्या है? अब देखते हैं। TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, इसका नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बी वाला आंसर सही है। अब देखिए, भारत और EFTA के बीच समझौते की बातचीत कब शुरू हुई थी? तो ये समझौते की बातचीत कब शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा, बहुत पुराना ये समझौता है, अभी हुआ है, ठीक है, 2008 में ही शुरू हुआ था। इस समझौते के तहत EFTA मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन और स्विट्जरलैंड, जो ये मुक्त व्यापार संघ है, इसके सदस्य के बारे में बात कर रहे हैं। भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो कितने अरब डॉलर? 100 अरब डॉलर निवेश करेगा। ठीक है, EFTA के साथ समझौते के तहत भारत किस प्रकार के उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा? तो किस प्रकार पर के उत्पाद, मतलब, तो ये कौन है आयात शुल्क कम करेगा? तो ये चॉकलेट और घड़ियों पर। ठीक है, तो चॉकलेट और घड़ियों पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, भारत और EFTA के बीच समझौते के अनुसार चॉकलेट पर आयात शुल्क को कब तक समाप्त किया जाएगा? तो चॉकलेट पर आयात शुल्क कब? 7 वर्षों में समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जो चॉकलेट 100 रुपये का मिलेगा, तो वो सब लगभग 50 रुपये में ही आ जाएगा, अगर ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस समझौते के अनुसार किस क्षेत्र में भारत के आयात कम होंगे और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा? तो किस क्षेत्र में? ठीक है, तो क्या? ग्रीन एनर्जी, केमिकल्स, फार्मा मतलब दवा हुआ, मशीनरी और फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, जूस जो पीते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपका आंसर है। यहाँ पर भारत ETF स्वतंत्र व्यापार सहयोग बिंदुओं पर दो क्वेश्चन और बचा है इस पर। कौन से सेक्टर में भारत ETF समझौते से बाहर रखे गए हैं? तो कौन से समझौते बाहर रखे गए हैं? तो याद रखेंगे, ये आपके कृषि, डेयरी, सोया और कोयला बाहर रखे गए हैं। ठीक है, भारत EFTA समझौते को लागू करने में कितना समय लगा सकता है? तो कितना समय लगा सकता है? 1 वर्ष लगा सकता है। कितना? 1 वर्ष लगा सकता है। ठीक है,
अब देखिए, फसल वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय कृषि मंत्रालय ने किस तिथि को प्रमुख कृषिगत उपजों के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किए हैं? ठीक है, बताइए। तो ये 29 फरवरी 2024 को, याद रखेंगे 29 फरवरी 2024 को। अप्रैल 2023 में खरीफ मौसमों में खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान आंकड़ा कितना है, क्या किया है? तो मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि खरीफ फसलों में क्या है आंकड़ा वो आएगा। ठीक है, तो कितना आंकड़ा है? 1541.8 लाख टन। ठीक है, 23-24 में रबी मौसम में खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमानित आंकड़ा क्या है? तो रबी में कितना पैदावार होगी ये पूछ रहे हैं। तो 1551, ये ज़्यादा है। ठीक है, याद रखेंगे 0.61 लाख टन। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमानों में कौन सा मौसम शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सा मौसम शामिल नहीं है? कौन से? समर। ठीक है, खरीफ और रबी है। ठीक, खरीफ और रबी यहाँ देखिए दोनों दिया है, ये नहीं शामिल है। ठीक, समर में कोई। फसल वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कुल अनुमानित आंकड़ा है क्या है? तो मतलब खाद्यान्न उत्पादित का कुल आंकड़ा कितना है? तो सॉरी, तो ये 3093.48 लाख टन। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर ये है। 2022-23 के लिए बागवानी उपजों का अंतिम अनुमानित उत्पादन कितना था? तो बताइए अंतिम अनुमानित उत्पादन कितना था? तो कितना था? 355.48 मिलियन टन। याद रखिएगा 355.48 मिलियन टन। 2022-23 में बागवानी उपजों के उत्पादन में 2021-22 की तुलना में कितना % वृद्धि दर्ज की गई? तो कितना % वृद्धि दर्ज की गई ये बताइए। तो कितना %? 2.39% वृद्धि। बागवानी अब ये है। ठीक है, पहले रबी और खरीफ चल रहा था, अब बागवानी चल रहा है। 2022-23 के अंतिम अनुमान के अनुसार बागवानी उपजों के बुआई में कितने % की वृद्धि हुई? तो कितने % की कह रहे हैं वृद्धि हुई? तो 1.41% की वृद्धि हुई। 2022-23 के बागवानी उपजों के अंतिम अनुमान के अनुसार बुआई क्षेत्र में कितने मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई? तो बुआई क्षेत्र में 0.40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की वृद्धि हुई बागवानी में। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी उपजों में 2022-23 के अंतिम और 2023-24 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए। जारी करने की तिथि क्या है? तो इसकी जारी करने की तिथि क्या है ये बताइए। 7 मार्च 2024। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ उतना देख लीजिए बस। अब देखिए, इरेडा लिमिटेड कंपनी को नवरत्न महाकंपनी का दर्जा, तो याद रखिए यही पूछेगा किसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो इरेडा को, यहाँ पर देखते हैं इरेडा। ठीक है, IREDA। अब इरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, आई माने इंडियन, आर माने रिन्यूएबल, ई माने एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, याद रख लीजिएगा। को नवरत्न कंपनी का दर्जा किस तारीख को प्रदान किया? अब ये तारीख नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ बता दिया हूँ 26 अप्रैल 2024 को। पूछेगा किसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो इरेडा बताएंगे। ठीक है, रिन्यूएबल से रिलेटेड ये कंपनी है। इरेडा को पूर्व में कौन सा दर्जा प्राप्त था? तो इरेडा को पहले कौन सा दर्जा प्राप्त था? तो पहले जैसे आप क्लास 5 से 6 में गए, मतलब हाइपोथेटिकली मान लीजिए आप जाएंगे नहीं, अब तो आगे निकल गए हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई बच्चा है 5 से 6, तो 6 में गया तो वो उससे पूछा जाएगा पहले आप किस क्लास में थे? तो बच्चा क्या बताएगा? पहले 5 क्लास में थे। तो याद रखिए इरेडा को पहले मिनी रत्ना, याद रखेंगे मिनी रत्ना का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, कौन सा? मिनी रत्ना फर्स्ट की सेकंड? तो मिनी रत्ना फर्स्ट का दर्जा इसको प्राप्त था। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के बाद इरेडा को किस प्रकार से निवेश करने के लिए सरकार को मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है? अब ये क्राइटेरिया बना रहे हैं कि आप नवरत्न में आ गए कंपनी में तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, थोड़ा छूट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आप बताना चाह रहे हैं ये कि ये आने में क्या आपका यहाँ फ़ायदा होगा। तो 1000 करोड़ रुपए जो पैसा होगा वहाँ तक आपको
सरकार से मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी निवेश कर सकते हैं 1,000 करोड़ रुपए तक। ठीक है। अब नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली इरेडा की यह स्थित कौन सी कंपनी के रूप में है? मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि इससे पहले कितनी कंपनियों ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया था। तो इससे पहले कितनी कंपनियों ने 16 कंपनियों ने प्राप्त किया था। ये 17वें नंबर की कंपनी है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा। तो 20 अभी हमने क्या क्या बताया कि एक इरेडा कंपनी है, उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा क्या बताया कि इरेडा ये कंपनी कौन सी है, पहले मिनी रत्ना फर्स्ट कंपनी थी। अब या तीसरा एक क्राइटेरिया 1 लाख तक आप खर्चा कर ही सकते हैं, कोई पूछ वो 1,000 करोड़ रुपए खर्चा कर ही सकते हैं, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट से। ये कौन सी कंपनी 17वें नंबर पे, बस इतना याद करना है। इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने के बाद कुल कितनी कंपनियों को यह दर्जा प्राप्त हो गया? तो 17 कंपनियों को प्राप्त हो गया। नवरत्न कंपनियों की सूची में किस कंपनी का नाम शामिल नहीं है? तो बताइए, नवरत्न कंपनियों की सूची में किस कंपनी का नाम शामिल नहीं है? तो किस कंपनी का नाम शामिल नहीं है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपकी नवरत्न कंपनी नहीं, ये महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी, रसायन ये भी नवरत्न, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी नवरत्न। ठीक है। नवरत्न कंपनियों में से किस कंपनी को अक्टूबर 2023 में यह दर्जा मिला? नवरत्न कंपनियों में से किस कंपनी को अक्टूबर 2023 में यह दर्जा मिला? किसको मिला था? इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड को ही मिला था। ठीक है, नवरत्न कंपनियों में से। ठीक है, तो इरकान भी आपका क्या था? नवरत्न कंपनी बनती थी। ठीक है, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड। कौन सी कंपनी नवरत्न और महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी कंपनी नवरत्न और महारत्न कंपनियों की सूची में? तो ये इसमें क्या है? रेल विकास ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ, तो ये एनटीपीसी महारत्न कंपनी तो है लेकिन नवरत्न थोड़ी है, तो एनटीपीसी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मिनी रत्न कंपनियों कुल संख्या जनवरी 2024 तक कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कितनी है। तो अभी नवरत्न हम कितना बताए थे? 17 बताए थे। अब पूछ रहा है मिनी रत्न की, 75 कंपनियां हैं। किस मंत्रालय के द्वारा इरेडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड है ये। अब देखिए, भारत की बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 2013-14 में कितना थी? ठीक है, बहुआयामी गरीबी प्रतिशत 2013-14 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 2013-14 यहाँ पे क्यों रखा गया? आप सोचेंगे बहुत पुराना डाटा नहीं, उसी के साथ इस बार कंपेयर किया गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2013-14 में पहले कितना था? तो 29.17% था। अब घटकर कितना आ गया 2024 में? तो 2022-23 का ये डाटा है, 2022 और 23 का डाटा है। तो 2022-23 में यह डाटा कितना आ गया है? 11.28% आ गया। ठीक है, याद रखिए 29 से 11.8% बहुआयामी गरीबी प्रतिशत सूचकांक। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत कितना है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी परसेंट कर रहे हैं कितना है? ठीक है, तो कितना है? 11.28%। ठीक है, अब पिछले 9 वर्षों में किस राज्य में सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो ये किस राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया? तो ये उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लगभग कितने करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया? तो 5.94 करोड़ लोगों को बाहर निकाला गया गरीबी रेखा से। ठीक है, पिछले 9 वर्षों में। ठीक है, अब देखिए कहेंगे पहला तो बता दिए उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन है? तो दूसरा कौन है? अपना भाई बिहार। ठीक है, तो बिहार में कितने? लगभग 3.77% करोड़ 3.77 करोड़ लोग बाहर निकाले गए। ठीक है, गरीबी रेखा से। तीसरा कौन है? ये भी अपना भाई ही है। तीसरा कौन है? ये एमपी। ठीक है, एमपी में 2.30 करोड़ लोग बाहर निकाले गए हैं। चौथा कितना है? राजस्थान है, 1.87। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश के बाद बिहार याद रखेंगे और एमपी, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में दे दें कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन से सबसे ज़्यादा ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य बताइए, 4 राज्य बताइए जो गरीबी सूचकांक से बाहर निकाले गए हैं। तो ऑप्शन कई दे सकते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको क्या लगाना है, यूपी लगाना है, बिहार लगाना है, एमपी लगाना है, राजस्थान लगाना है। ये चारों याद रख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्षों में कितने लोगों को, तो अभी हमने क्या बताया था, उत्तर प्रदेश 5.94, हर वर्ष कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गए हैं, तो हर वर्ष कितने लोग बहुआयामी गरीबी से कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, तो मतलब वो तो पूरे 9 वर्षों का दे रहा था, हर वर्ष पूछ रहा था, तो हर वर्ष कितने लोग बाहर आए हैं, 2.75 करोड़ लोग बाहर आए हैं। वर्ष 2022-23 में के बीच बहुआयामी गरीबी में कितनी परसेंट की कमी आई है, तो कितने परसेंट के, 7.89% की कमी आई है। अब देखिए, दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड, तो मतलब ये जो आईटी सेवा कंपनियां नहीं है, चाहे इन्फोसिस हो, टाटा हो, विप्रो हो, कोई भी हो, वो सबसे मूल्यवान कौन सा है ये बताना है। ब्रांड फाइनेंसिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है, बताइए। दुनिया का सबसे मूल्यवान कौन है, एसेंचर, ठीक है, एसेंचर सबसे मूल्यवान है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, टीसीएस का ब्रांड वैल्यू जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो टीसीएस का ब्रांड वैल्यू पूछ रहे हैं कितना है, टीसीएस का ब्रांड वैल्यू 19.20 बिलियन डॉलर है, ठीक है, कितना है, 19.20 बिलियन डॉलर है, ठीक है। जबकि एसेंचर का कितना है, 40.5 बिलियन डॉलर, मतलब सोचिए एसेंचर कितना आगे है, ठीक है। तो याद रखिए ये कितना है, 19.40, ठीक है। और देखिए इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू, ये इन्फोसिस तीसरे नंबर पे है, ठीक है, तो इसकी ब्रांड वैल्यू कितना है, तो याद रखिएगा इन्फोसिस की ब्रांड वैल्यू कितनी है, तो याद इसकी है कितनी हो सकती है, 14.04, इससे कमी हो सकती है ना, तो 14.04 बिलियन डॉलर। अब देखिए यहाँ पर ब्रांड फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेवा ब्रांड कौन सा है, पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेवा ब्रांड कौन है, इन्फोसिस है, याद रखेंगे इन्फोसिस। विप्रो के ब्रांड वैल्यू में कितने परसेंट की कमी आई है, तो 6.2% की कमी आई है, कितने परसेंट घट गई है, 6.2% ब्रांड वैल्यू घट गई है, किसकी, विप्रो की। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों ने बदनाम बाजारों की सूची में 3 भारतीय बाजार शामिल हैं, देखिए बदनाम बाजार, ठीक है, जैसे कह सकते हैं दिल्ली का चोर बाजार, ठीक है, ऐसे बहुत से बदनाम बाजार हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं भारत के कौन कौन से बाजार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो पॉज करके खुद ही बताइए कौन से हो सकते हैं, ठीक है, आप उस बाज़ार में कभी गए हैं कि नहीं, ठीक है। तो भारत के 3 बदनाम बाज़ार कौन से हैं, मुंबई का हीरा पन्ना बाज़ार, ठीक है, एक बार यूट्यूब पर सर्च करिएगा हीरा पन्ना बाज़ार के बारे में, वीडियो ख़त्म होने के बारे में बाद, तो हो सकता है आपको कुछ अलग देखने को मिले। दिल्ली का करोल बाग, ठीक है, दिल्ली का करोल बाग, ये भी बदनाम बाज़ार है, ठीक है, करोल बाग। एक कनॉट प्लेस है, वो बहुत वीआईपी एरिया है कनॉट प्लेस, ठीक है, लेकिन ये करोल बाग है, ठीक है, तो ये बदनाम बाज़ार है। बंगलोर का सदर पटरप्पा रोड मार्केट, ठीक है, अब ये मैं नहीं जानता, ये तो जानता हूँ, ये सदर पटरप्पा रोड मार्केट बंगलोर का, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। मुंबई का हीरा पन्ना, दिल्ली का करोल बाग, बंगलोर का सदर पटरप्पा रोड मार्केट, ये क्या हैं, बदनाम बाज़ार हैं भारत के, ठीक है, तीनों, ठीक है। अब देखते हैं बदनाम बाज़ारों की सूची में किस देश के सबसे बड़ा हिस्सा है, तो कहाँ पर, तो ये चाइना में, ठीक है, चाइना में आज भी देखते हैं, कहते हैं चाइना सामान है ख़राब हो जाएगा चीन का, ठीक है, बदनाम बाज़ार इसी सबसे आगे है। 2023 के बदनाम बाज़ारों की सूची में कितने ऑनलाइन बाज़ार शामिल हैं, ठीक है, तो कितने, तो ये 39, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की सूची में भारतीय ऑनलाइन बाज़ार शामिल है, तो भारतीय ऑनलाइन बाज़ार कौन से हैं, इंडिया मार्ट, बेगा मूवीज, WHMCS स्मोटर्स, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी वाला आपका सही है, ठीक है। अब देखते हैं
चीन के ई कॉमर्स बाजार को बदनाम बाजारों की सूची में रखा गया है। तो किस ई कॉमर्स बाजार को चीन के, तो ठीक है, तो ये कौन से हैं, अलीबाबा नहीं है, ताओबाओ है, ठीक है, ताओबाओ। अब देखिए, बदनाम बाजारों की सूची में शामिल चीन के किस कॉमर्स को बाजार की सूची में रखा गया है। तो चीन के किस सोशल कॉमर्स को बाजार को सूची में रखा गया, बदनाम बाजारों के, ठीक है, तो ये कौन है चीन का, वी चैट, ठीक है, वी चैट नहीं देखे हैं, पहले मोबाइल में होता था वी चैट, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ग्रीन कलर का इसका लोगो होता था, ठीक है, वी चैट। भारत का पहला कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण किस बैंक द्वारा जारी किया गया, तो बताइए किस बैंक के द्वारा जारी किया, इंडस बैंक के द्वारा जारी किया गया। ई स्वर्ण कार्ड को किस नेटवर्क द्वारा जारी किया गया, तो किस नेटवर्क के द्वारा, रूपी के द्वारा जारी किया गया, किसके, रूपी के द्वारा। अब देखिए, ई स्वर्ण क्रेडिट कार्ड किस प्रकार के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो व्यावसायिक लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। ई स्वर्ण क्रेडिट कार्ड की किस सुविधा के साथ लिंक किया जा सकता है, तो किस सुविधा के साथ लिंक किया जा सकता है, ये यूपीआई, ठीक है, याद रखेंगे, यूपीआई सुविधा के साथ। भारत का दूसरा कॉर्पोरेटेड क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो बताइए किस बैंक के द्वारा, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। बॉब कार्ड लिमिटेड द्वारा जारी किए दूसरे क्रेडिट कार्ड में क्या विशेष सुविधा है, तो व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर करता है, ठीक है। फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन FIA के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है, तो बताइए ये कौन सा है, तो क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, ठीक है। NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है, इसको यहाँ होना चाहिए था एक, मैं उस पर बना दूंगा आपके, ठीक है। अब देखिए, NSE ने 2023 की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनने का दावा किया है, ठीक है। तो किस दृष्टिकोण से, तो कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज NSE है, ठीक है, याद रखिएगा, NSE जो शेयर मार्केट जिस पे चलता है, BSE NSE। NSE ने 2023 में कितनी वैल्यू प्राप्त की थी, NSE ने 2023 में कितने वैल्यू, $4 ट्रिलियन की वैल्यू प्राप्त की थी। NSE ने कितने वर्षों में लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये 5 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान। NSE विश्व के किस सेगमेंट के साथ तीसरे स्थान पर, इक्विटी के मामले में NSE तीसरे स्थान पर है। अब देखिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट कब जारी की, तो ये पहले याद रखिएगा, कौन जारी करता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट मतलब श्रम संगठन ही, ILO ही जारी करेगा, तो ये ILO जारी करता है 10 जनवरी 2024 को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कौन संगठन जारी करता है। 2024 के वैश्विक बेरोजगार दर में कितने % बढ़ने की संभावना है, तो 2024 में पूरे वर्ल्ड में बेरोजगारी दर कितना % बढ़ जाएगी, ठीक है, 5.2% बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सब शिक्षित हो रहे हैं, तो जितने शिक्षित होंगे उतने बेरोजगारी बढ़ेगी। ILO की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ILO लिखा गया है, ठीक है, बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी बढ़ सकती है, तो बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी बढ़ सकती है, 2 मिलियन बढ़ सकती है, ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 मिलियन। 2024 को बेरोजगारी दर में मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा, बेरोजगारी दर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, उन्नत अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की वृद्धि। अब देखिए, उन्नत अर्थव्यवस्था है, सब कुछ पढ़ाई अच्छा मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो जब पढ़ाई अच्छी से रहेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो आदमी एक कुशल व्यक्ति तो बनेगा ही, ठीक है, स्किल उसके पास आएगी है, लेकिन क्या है, बेरोजगार है, तो ये उन्नति अर्थव्यवस्था है उसका भी कारण एक है बेरोजगारी, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, अब व्यवस्था मतलब GDP बढ़ रही, भारत की GDP बहुत बढ़ रही है, आगे चल के भारत एक विकासशील देश से विकसित देश कुछ दिन में बन जाएगा, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, बाहर की कंपनियां आए इन्वेस्टमेंट करें तभी तो, नहीं तो सब लोग पढ़ के क्या करेंगे, घूमेंगे ही, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, सरकारी में तो नाम मात्र का वो निकलता है वैकेंसी, लेकिन जितना भी निकलता है आप उसमें मेहनत करिए, मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही वो है, मेहनत करिए
कोई भी जॉब आप ले सकते हैं, ठीक है, IAS PCS कोई भी जॉब ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिल से मेहनत करिए बस। ILO की रिपोर्ट के अनुसार उच्च आय वाले देशों में 2024 में किस स्थिति की उम्मीद है? तो बताइए किस स्थिति की उम्मीद है? तो क्या उन्नत अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों में ये, ठीक है, तो किस स्थिति की? तो ये रोजगार वृद्धि नकारात्मक, ठीक है, याद रखेंगे बी वाला। उन्नत, अब देखिए ILO की रिपोर्ट के अनुसार किस प्रकार की असमानताओं पर पकड़ डालती है? तो किस प्रकार की? उच्च निम्न आय वाले देशों के बीच, ठीक है, नहीं देखते हैं। अब देखिए फोर्ब्स की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो विश्व की सबसे मजबूत मतलब जहां लोग जाना चाहते हैं इस मुद्रा को लेने के लिए, ठीक है, और डॉलर से भी ये मजबूत है, तो कौन सी हो सकती है? कुवैती दिनार सबसे मजबूत मुद्रा है। और देखिए क्या है, कुवैती दिनार का मूल्य कितने डॉलर अमेरिकी डॉलर के बराबर है? कितने अमेरिकी डॉलर को, मतलब एक कुवैती मुद्रा लाएंगे आपके पास है और अमेरिकी डॉलर को कितना रखना पड़े, कैसे काउंट होता है जानते हैं? एक अमेरिकी डॉलर मेरे पास है, तब इसको बराबर जब करेंगे तो इसमें कितना अमेरिकी डॉलर रखना पड़ेगा? 3.25, ठीक है। अगर एक रखते हैं तो वो तब बराबर ना होता, ठीक है, लेकिन क्या है, एक नहीं 3.25 अमेरिकी डॉलर रखेंगे तब एक कुवैती होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्वांटिटी मतलब भारी ज़्यादा है, ठीक है, ये कम है, मतलब ये ज़्यादा महंगा है, ठीक है, महंगा मतलब ज़्यादा मूल्य का है, वैल्यू इसकी ज़्यादा है कुवैती दिनार की। 3.25 डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर किस स्थान पर है? तो ये अमेरिकी डॉलर कह रहे हैं किस स्थान पर है, तो कुवैती दिनार पहले स्थान पर है, तो अमेरिकी डॉलर कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अब कहेंगे बीच में बता दीजिए, तो बीच में पहले तो कुवैती दिनार, अब बहरीन डॉलर, वहीं पे बहरीन है तो बहरीन दिनार, ठीक है, दिनार, यहाँ क्या था, दिनार है, तो कुवैत की मुद्रा दिनार ही याद रखिएगा, दिनार, बहरीन दिनार, ठीक, ओमानी रियाल, ठीक है, तीसरे पे ओमानी रियाल, ठीक, जार्डियन, तो मतलब जो आपका ये इसी मिडिल ईस्ट कंट्री है, लगभग यहीं पर सभी मतलब देशों की करेंसी वैल्यूबल है, ठीक है। बहरीन की मुद्रा का मूल्य कितने अमेरिकी डॉलर के बराबर है? तो बहरीन की अब पूछ रहे हैं कि बहरीन के, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 2.65, ठीक है, ये सब मत याद करिएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ इतना याद रखिएगा। क्यों मैं बार बार क्वेश्चन ले लेता हूँ? ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन बना है, सबसे ज़्यादा कुवैती दिनार है, दूसरे पे बहरीन दिनार है, ठीक है, ये बहरीन दिनार पूछेगा पहला और दूसरा, पहला स्टेटमेंट देगा कुवैती दिनार पहले पे है और बहरीन दिनार दूसरे पे, तो स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है? सही है, ठीक है, तो ऐसे ही याद होगा, ठीक है। कुवैती दिनार के अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सी मुद्राएं हैं? ठीक, कुवैती दिनार के अलावा दूसरे पे बहरीन दिनार है और ओमानी रियाल है, ठीक है, ये पहला ही वाला सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारतीय करेंसी विश्व की कितनी मजबूत मुद्रा है? तो भारतीय करेंसी विश्व की कितनी मजबूत मुद्रा है? ठीक है, तो हमारी 15वीं, ठीक है, याद रखेंगे हमारी कितनी, 15वीं सबसे मजबूत मुद्रा है, ठीक है, तब भी हम सब सुर्खियों में ही हैं। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में श्रेणी ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जो स्टार्टअप रैंकिंग आई है 2022 की, अभी यही लेटेस्ट रैंकिंग है, 2022 से ये मत सोचिएगा कि पुरानी है, ये नई रैंकिंग है, क्योंकि जब स्टार्टअप होगा तो उसको 1-2 साल तो लगेगा ही देखने में कि किस कंपनी का कैसे मतलब उसका फ्यूचर आगे होगा, ठीक है, कि अच्छी कंपनी है ख़राब कंपनी है, तो 2022 से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात में स्टार्टअप होगा, कर्नाटक में होगा, केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा, यही सबसे आगे हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखेंगे। अब देखिए एक श्रेणी ए है, श्रेणी बी कौन बने हैं? जो आपके, क्योंकि सभी को एक साथ नहीं काउंट कर सकते ना, कि आप ये कहें कि स्टार्टअप यहाँ भी और जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप या हिमाचल प्रदेश में
वहाँ सब थोड़ा सा जियोग्राफिकली उतना वो मैटर नहीं करता, मतलब उतना स्टार्टअप फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हो सकता है कभी बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, कभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो स्टार्टअप पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब देश यहाँ पर ये ए में होते हैं, जो आपके मैदानी क्षेत्र हैं इस साइड के या प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र, वो सब ए में हैं। और जो बी श्रेणी में कौन कौन से होते हैं, तो बी श्रेणी में वो होते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आपका हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, गोवा, मणिपुर। गोवा मतलब ले लिया यहाँ छोटा है ना, एकदम छोटे प्रदेशों की बात कर रहे हैं। छोटे में जैसे पुडुचेरी भी इसी में आ जाता है बी में, ठीक है। तो जो छोटे में, अगर छोटे में पूछे सबसे ज़्यादा कौन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों ही याद रख लीजिएगा। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की जो रैंकिंग आई है, उसमें गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शीर्ष राज्य में हैं। अगर श्रेणी बी में देखा जाए, श्रेणी ए में था ये, बी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में नामित किया गया है, तो श्रेणी बी, याद रखेंगे, श्रेणी बी के रूप में नामित किया गया है। नहीं देखते हैं रैंकिंग 2000, अभी हमने ऊपर बताया था ना श्रेणी बी। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल है, रैंकिंग 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखिए वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ये यहाँ पे है शीर्ष प्रदर्शक, ठीक है। यहाँ प्रदर्शक लिखा है, नहीं था दोनों को प्रदर्शक, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शक करने वाले राज्यों में कौन कौन से हैं, तो वहाँ प्रदर्शन करने वाले राज्य, यहाँ प्रदर्शक महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है और तेलंगाना। याद रखेंगे बी वाला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक, ये याद रखेंगे। श्रेणी बी में लीडर श्रेणी में किस किस राज्य को रखा गया है, तो श्रेणी बी में लीडर श्रेणी में किस किस राज्य को रखा गया है, तो लीडर श्रेणी कौन कौन से हैं, तो ये है, मतलब श्रेणी बी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए की नहीं। तो श्रेणी बी में लीडर में कौन है, गोवा है, मणिपुर है और त्रिपुरा है लीडर श्रेणी में। अगर देखे जाए ए में कौन से लीडर श्रेणी हैं, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है और असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये लीडर श्रेणी ए में आते हैं, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट था। उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम राज्य किस राज्य को नामित किया गया है, तो किस राज्य को नामित किया गया, उभरते स्टार्टअप, ठीक है। तो बताइए ये किस राज्य को नामित किया गया, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ यूटी होना ही चाहिए, चलो राज्य यूटी दोनों ही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर श्रेणी ए में आंध्र प्रदेश और असम को किस श्रेणी में नामित किया गया, आंध्र प्रदेश और असम को, तो अभी हमने बताया आंध्र प्रदेश, असम को लीडर श्रेणी में नामित किया गया। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य श्रेणी बी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है, तो कौन सा राज्य श्रेणी बी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा मेघालय। यहाँ प्रदर्शक होना चाहिए, ठीक है, प्रदर्शक, ठीक है, क्योंकि प्रदर्शन अगर होगा, शीर्ष प्रदर्शन किसका है, शीर्ष और श्रेष्ठ प्रदर्शन तो हिमाचल प्रदेश का, यहाँ प्रदर्शक होना चाहिए, ठीक है, क्या है, शीर्ष प्रदर्शक। अब देखिए भारत को FATF द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो भारत को FATF के द्वारा किस श्रेणी में शामिल किया गया है, तो ये किसको, रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में, ठीक है, याद रखिए रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में शामिल किया गया है। भारत को FATF की रेगुलर फॉलोशिप रैंकिंग श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की गई है, तो ये कब की गई है शामिल करने की, जून 2024 में की गई है। FATF की रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में भारत के अलावा कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत के अलावा इटली है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। रेगुलर फॉलो अप श्रेणी में भारत के अलावा इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। FATF के अनुसार कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो रेगुलर फॉलो अप, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट ये तो आतंकवादी को प्रमोट करेंगे तो ये सब में चले जाते हैं देश, ठीक है, तो रेगुलर फॉलो अप श्रेणी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर FATF सदस्य देशों में उनकी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है,
तो कितने 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था आपके मतलब इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स सेक्शन में। ठीक है, इस लगभग 250 तक क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता था आपसे कि आप इस वीडियो को क्या करते हैं, देखने के बाद और जो चैप्टर है, चाहे इकोनॉमिक्स तो है ही, इंटरनेशनल हुआ, नेशनल हुआ या स्टेट आधारित हुआ, तो उस सब की वीडियो को भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ देख लेंगे तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इस पीडीएफ को शेयर कर दिया, चैनल अगर ना शेयर कर पाएँ तो पीडीएफ ही कम से कम शेयर कर दीजिए, किसी का भला हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।